नमस्कार, मैं हूं स्वाति। कार्यक्रम वैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके पत्र हमें निरंतर मिल रहे हैं जिनसे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहता है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। पश्चिमी सभ्यता के विकास से मनुष्य आज एक मशीन की तरह बन गया है और वह अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देने का समय नहीं निकाल पा रहा है। अगर हमें कोई भी परेशानी होती है, खांसी, जुकाम वगैरह, तो हम तुरंत उससे रिलीफ पाने के लिए कोई भी दवाई ले लेते हैं, पर उस बीमारी का इलाज जड़ से नहीं हो पाता। और जब ये बीमारी जड़ से नहीं ठीक हो पाती तो हमारे शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी ही कई बीमारियों में से एक बीमारी है दमा। जी हाँ, वैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम बात करेंगे दमे के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर शाह। डॉक्टर शाह, वेलकम टू आवर स्टूडियो। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं दमे के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि दमा किस प्रकार का रोग होता है और जो दमे से ग्रस्त व्यक्ति होता है उसे कैसी तकलीफ होती है। दमा यदि हम उसकी परिभाषा करें तो उसको हम आयुर्वेद में तमक श्वास कहते हैं और अंग्रेजी में इसको जो है ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं, जो लंग से रिलेटेड होता है, हमारे जो फुफ्फुस है उससे रिलेटेड होता है। ये बीमारी जब होती है रोगी को तो उसका सबसे बड़ा जो लक्षण है उसकी सांस काफ़ी फूलने लगती है, जैसे धोखनी होती है ना, उस तरह से इस तरह से उसकी सांस जो है फूली रहती है। लेटने से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बैठने से थोड़ा उसको आराम मिलता है। साथ साथ इसी के साथ उसको खांसी हुई और खांसी की वजह से भी उसको बेचैनी रहती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है दमा जब होता है तो जो हमारी जो कंडीशन होती है घर की, उसके अंदर जो पोलन्स होते हैं उसकी एलर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा जो है बढ़ती। तो ये एक विशेष रूप से उसके अंदर जो है लक्षण हमें मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये दमा होने के कारण क्या होते हैं? जो कारण है उसके अंदर एक तो जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो एक पॉलन्स होते हैं, पोल्यूशन होता है, ये एक सबसे बड़ा कारण है इसका। डस्ट, जो डस्ट होती है उसका एक कारण है। और साथ में खान पान, बहुत से लोगों को किसी खाने से, कोई चीज़ खाने से भी एलर्जी हो जाती है और एलर्जी होने से उनको जो है जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो इट कैन बी आर्टिफिशियल कलर्स। हाँ, बिल्कुल सिंथेटिक आर्टिफिशियल कलर्स, या उसकी जैसे घर में कहीं कोई वाइट वॉश हो रहा है तो उसका भी बड़ा असर पड़ता है। यदि थोड़ा भी अंदर घर में जाएंगे उनको जो है वो जो दमा का जो असर है, अटैक है, वो एकदम शुरू हो जाता है। कई लोगों को तो ये देखा गया है कि घर में रसोई में कोई चीज़ बन रही है और उसकी यदि उनको स्मेल सूट नहीं करती तो वो भी उनको जो है अटैक पैदा कर देता है। कई लोगों को तो बिल्ली से भी एलर्जी हाँ, पेट्स जो होते हैं, जो पेट्स होते हैं, डॉग्स, बिल्ली, कैट्स वगैरह, इनसे भी कई लोगों को जो है एलर्जी होती है। घर वालों को नहीं हो, लेकिन कहीं कोई बाहर का आ जाए और वो यदि उनको उनके पास आता है तब भी उनको जो है ये एलर्जी हो जाती है। ये एक हेरिडिटरी भी होता है। यदि परिवार में यदि ये बीमारी है तो परिवार में किसी न किसी को ये हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि होना, लेकिन हो सकती है। तो क्या डॉक्टर साहब ओबेसिटी से भी अस्थमा होता है? ऐसा है कि ओबेसिटी और अस्थमा दोनों चीज़ें अलग हैं, क्योंकि जो सांस फूलता है, कोई मोटा आदमी है उसको यदि आप सांस फूल रहा है तो वो अपने शरीर का जो भार है और जो एक मोटापा है, उस मोटापे की वजह से उसको जो है अनईजी फीलिंग होती है। थोड़ा चलेगा तो सांस फूलेगा, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो सांस फूलेगा, इस प्रकार की तकलीफ मोटापे में होती है। तो वो दमा नहीं दमा नहीं होता, क्योंकि दमा में कोई ऐसी बात नहीं कि मोटे को नहीं होता या पतले को ही होता, इस तरह कोई बात नहीं होती। कई बार ये देखा गया है कि व्यक्ति यदि उसको अस्थमा है और वो यदि मोटा हो जाता है तो उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, ये जो दमे की बीमारी है, क्या किसी खास आयु वर्ग के लोग ही इससे ग्रस्त होते हैं या किसी भी आयु में ये हो सकता है? दमा ये किसी भी आयु में हो सकता है। कभी कभी बच्चों में हम देखते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बच्चों में विशेष रूप से देखा जाता है और बच्चे जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। जैसे ही घर आएंगे स्कूल से तो उनको जो है सांस फूलने लग जाएगा, या कभी कभी क्लास में उनको सांस फूलने लग जाएगा। तो वेरियस टाइप्स ऑफ, जैसे हम अस्थमा जिसको हम कहते हैं, वो बच्चों में भी होता है, एडल्ट्स जो बड़े होते हैं उनमें भी होता है, और ओल्ड एज में तो होता ही होता है।
ओल्ड एज में यदि अस्थमा चलता रहता है तो ओल्ड एज में उनको काफ़ी जो है परेशानी होती है, क्योंकि कई सारे ऐसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एक एम्फीजिमा जिसको हम कहते हैं, तो वो एम्फीजिमा भी जो है इस तरह के लक्षण पैदा करता है जैसे दमा के लक्षण। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि दमा किस प्रकार की बीमारी है, इसके कारण क्या होते हैं, तो क्या कोई खास सिम्टम्स भी इस बीमारी के होते हैं जिससे पता चल सकता है कि व्यक्ति को दमा है? इसके जो विशेष लक्षण जो इसमें पाए जाते हैं, क्या होता है कि आदमी रात को सोता है या बच्चा रात को सोता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती उसको, बिल्कुल आराम से सोता है, लेकिन मिडनाइट होने लगती है तो वो जो पोलन्स होते हैं, यानी पोलन्स का मतलब ये होता है कि जैसे रज़ाई ओढ़ रहा है या कंबल कमरे में है या कुछ और कपड़े ऐसे जो पड़े हुए हैं कई दिनों से, तो उनके जो पोलन्स बाहर निकलते हैं और वो पोलन्स जैसे सांस के साथ अंदर जाते रहते हैं अननोइंगली, अपना वो सो रहा है, सांस में सांस ले रहा है और उसके सांस के साथ ये जो पोलन्स होते हैं ये उसके नाक के थ्रू अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है चले जाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा चले जाते हैं तो सांस लेने में डिफ़िकल्टी शुरू हो जाती है, क्योंकि आगे सांस जाता ही नहीं है, पोलन की वजह से वो भर गया है और ब्रोंकस जो है वो नैरो हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि उसको एकदम सांस फूलता है, यानी ये समझ लीजिए कि 2:30-3 बजे बच्चा है या आदमी है एकदम उठेगा और उसको न लेटने से चैन मिलता है, उसको न बैठने से चैन मिलता है, उसको ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में होगा तब उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, या बैठने से भी थोड़ा आराम, लेटने से बिल्कुल नहीं मिलता। और फिर वो जो ऐसे इस तरह से जो है वो सांस लेने लगता है, उसके अंदर जो है आवाज़ भी आने लगती है, जैसे सीटी जैसे आवाज़ आती है, विस्लिंग साउंड, जिसको हम व्हीजिंग कहते हैं। तो इस प्रकार की तकलीफ जो है उसमें शुरू हो जाती है। तो ये एक विशेष रूप से ये बताया जाता है कि ये जो है ये दमे की इसको शिकायत है। डॉक्टर साहब, जो लोग दमे से ग्रस्त हैं उन्हें किस प्रकार का आहार विहार का पालन करना चाहिए जिससे उन्हें दमे से आराम मिल सके? इसके अंदर खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से वो खान पान लेना चाहिए जो बिल्कुल हल्का हो, जो पाचक हो, आराम से पचने वाला हो। बहुत भारी खाना नहीं खाना चाहिए और पर्टिकुलरली रात को तो नहीं खाना चाहिए। जो मिठाइयाँ हैं या जिसको हम गरिष्ठ भोजन कहते हैं, गरिष्ठ भोजन का मतलब भारी भोजन जो पचने में बहुत ही मुश्किल होता है, तो इस प्रकार का भोजन जो है वो नहीं करना चाहिए। कपड़े जो है बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, मैले नहीं होने चाहिए। जो कपड़ा यदि पहना है दिन भर में उसको रात को वही कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और जितनी हाइजीनिक कंडीशन रख सकते हैं उतनी उसको जो है रखनी चाहिए। जिस कमरे में वो सोते हैं उस कमरे की खिड़कियाँ जो है वो खुली रखनी चाहिए, ताकि जो वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपरली यदि नहीं आता तब भी बड़ी तकलीफ होती है। डॉक्टर साहब, ये बहुत कॉमन बिलीफ है कि जिन लोगों को दमा होता है उन्हें ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे उनकी सांस फूलने लगती है। क्या ये बात सही है? उनको फिजिकल एक्सर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन, हेवी एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा दौड़ना तो सवाल ही नहीं आता, लेकिन जो वॉक भी करते हैं तो तब तक वॉक करना चाहिए जब तक सांस ना फूले। मतलब हल्की जो एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं, उसको यही ध्यान रखना है। मेन पर्पज़ यही है कि ऐसा एक्सरसाइज करे, इतना हल्का करे, इतना लाइट एक्सरसाइज करे जिससे कि उसकी सांस फूलने की तकलीफ ना हो। यदि वो ध्यान में रखते इस तरह से, जैसे बहुत सारे योगा ऐसे है, बहुत लाइट योगा है, बैठे बैठे अपना जो आराम से कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर शाह, आपने हमें दमे के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, किंतु समय के अभाव के कारण हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ आज डॉक्टर शाह थे जिन्होंने बात की दमे के बारे में, किंतु समय के अभाव के कारण हम इस चर्चा को आज यहीं रोकेंगे और अगले एपिसोड में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप दमे के बारे में, किसी भी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है